आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से जो हमारा टॉपिक था रेशियो वो कंप्लीट हो चुका था, है ना। याद कीजिए हमारा जो ये चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो 5 भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला वाला क्लास याद कीजिए 5 भाग में बटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा था, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में था, जिसमें से रेशियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और रेशियो में हम लोग टोटल 20 सवाल सॉल्व किए हैं, 20, है ना। तो मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं ना था। चलिए अब जब रेशियो में कोई डाउट नहीं है तो उसका सेकंड पार्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा क्या है प्रपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है ये आप जान लिए, 20 सवाल उसमें आप बना भी लिए हैं, तो अच्छी तरीके से वो समझ में आ भी गया है ना। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग प्रपोर्शन के बारे में कि आखिर प्रपोर्शन क्या होता है ना। तो प्रपोर्शन को हम लोग 2 ही क्लास में खत्म कर देंगे, आज का क्लास और एक क्लास और लेंगे जिसमें कि हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाएंगे प्रपोर्शन का, उसके बाद प्रपोर्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ना प्रपोर्शन होता क्या है। प्रपोर्शन को समझने के लिए ना यहाँ पे हमारे पास 2 केस है, 2 केस। सबसे पहला वाला केस यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे समझते हुए चलिएगा, हर एक चीज इसमें सबसे बहुत आसान तरीके से है। चलो 1 मिनट, सबसे पहला वाला केस हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला वाला केस हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रपोर्शन के बारे में, ठीक है ना। और प्रपोर्शन को समझने के लिए आपको 2 चीज समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रपोर्शन को समझ पाएंगे। प्लस यहाँ पे जो भी सवाल है, कितना है 5 सवाल है, उस 5 सवाल को आप बना पाएंगे, या फिर अगले वाले क्लास में जो सवाल आएगा उसको भी आप बना पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रपोर्शन के बारे में, और सबसे पहला वाला केस देखते हैं कि क्या होता है। देखिए समझिए, यहाँ पे यदि लिखा हुआ हो A:B इज इक्वल्स टू C:D, समझेगा हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले कुछ चीजें हैं जो कि हमको लिखना पड़ेगा, और आपको एक बार पहले देखते चलिए, फिर आपको समझाएंगे कि आखिर प्रपोर्शन होता क्या। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमने A:B लिखा है जो कि बराबर है C:D के। यहाँ पे ध्यान, A:B और C:D है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मान लीजिए A को आप 3, इसको 5, आप कुछ भी मान सकते हैं, C को 6 और इसको 8, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस सपोज कर लीजिए आप। तो यहाँ पे H2 है, ये बराबर है, ये H2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि A:B जो है वो C:D के बराबर है ना। इसका मतलब यही हुआ। चलिए तो यहाँ पे A के जगह पर, B के जगह पर, C के जगह पर, D के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, और वो नंबर हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4, इसी प्रकार से बनेगा ये। लेकिन कैसे बनेगा उसको पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे A के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, B के जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है, C के जगह पे भी और D के जगह पे भी कोई कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि A:B जो है ना C:D के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। जिसमें से हम लोग इस पहले वाले को क्या कहते हैं, याद है, फर्स्ट टर्म। पहले वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। दूसरे वाले को सेकेंड टर्म, और तीसरे वाले को थर्ड टर्म, सिंपल। और चौथे वाले को फोर्थ टर्म। इसमें तो कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ रही है। मतलब ये पहला वाला फर्स्ट टर्म, दूसरा वाला सेकंड टर्म, तीसरा वाला थर्ड टर्म और चौथा वाला फोर्थ टर्म। बड़ा सिंपल है इसको बोलना, है ना। अब देखिए आगे और क्या है यहाँ पे। ये ना यही चीज आपको बहुत बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, A:B, यहाँ पे बराबर के साइन के बदले यहाँ पे 2 बार दे देगा H2 का साइन, इस प्रकार से C:D। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे जो आपको A:B C:D के बराबर दिख रहा है, इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, ये है। बस यहाँ पे आपको बराबर का साइन दिख रहा है, यहाँ पे बराबर का साइन ना देके 2 बार H2 का साइन दे देता है, ये वाला, ठीक है ना। लेकिन ये भी वही चीज है, दोनों सेम है। आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। को डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट जहां पे हो फटाक से पूछ लेना है। अब आगे देखिए, ये वाला हमारा ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, मतलब तो सेम है ना। अब आ जाइए इस पे जरा इसको ध्यान से देखिए। तो यदि हमारा ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा और बताइएगा।
A/B लिखा हुआ है तो क्या हम लोग A/B लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये चीज तो हमने रेशियो में समझा है। उसी प्रकार से यहाँ पे बराबर का साइन है, एक मिनट बी थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर का साइन है तो बराबर का साइन दे दो। यहाँ पे C/D है तो क्या हम लोग इसको C/D लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब आपको करना क्या है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप A को मल्टीप्लाई करोगे D से, बराबर C को मल्टीप्लाई करोगे A को मल्टीप्लाई करोगे D से, और यहाँ पे B को मल्टीप्लाई करोगे C से। अब समझिए ध्यान से, जब हम लोग A को D से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम्स, EXTREMES, एक्सट्रीम्स कहते हैं, ठीक है ना। और जब हम लोग B को C से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मीन्स, MEANS, मीन्स। हो गया क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कह देंगे एक्सट्रीम्स, और B को C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको कह देंगे मीन्स। तो क्या हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब A को D से मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसका मतलब समझिए ध्यान से, अब आपको प्रोपोर्शन समझ में आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से अब समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास A/B जो है वो C/D के बराबर था, जिसमें से हम लोग इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कर देंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब इसी चीज को लिखने का जो तरीका है ना, वो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे A/B है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में A/B लिख सकते हैं, और ये C/D है तो हम लोग इसको C/D लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप क्या करोगे, A से मल्टीप्लाई करोगे D को, तो हमने यहाँ पे कर दिया, फिर B से मल्टीप्लाई करोगे C को, तो हमने यहाँ पे कर दिया। तो जब हम लोग A को D से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग करते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जब हम लोग B को C से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये दोनों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मीन्स कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक्सट्रीम्स और ये हमारा मीन्स, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है ना, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए। जब हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा तभी हमारा कहलाएगा कि ये चारों का चारों नंबर किसमें है? प्रपोर्शन में है। अब समझ में आ गया बात? कोई डाउट नहीं ना। जैसे हम लोग रेशियो में क्या देखे थे, रेशियो में हम लोग देखते थे कि कोई भी नंबर यदि इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या कहते थे कि वो रेशियो के फॉर्म में है ना। लेकिन कोई नंबर प्रपोर्शन के फॉर्म में है कि नहीं है हम कब कहेंगे? तब कहेंगे जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर हो जाए, और यदि ये बराबर है तो हम कहेंगे कि वो चारों का चारों नंबर किस में है? प्रपोर्शन में है। और यदि बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे? प्रपोर्शन में नहीं है। सिंपल सा बात है ना। तो यही हमारा हो गया कंडीशन। तो इसको आप ब्रैकेट में जरूर घेर लेंगे क्योंकि यही आपका निचोड़ है, यही आपका समरी है, यही चीज आपको समझना था। तो कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? यदि प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। कैसे होगा ये सब चीज अभी सवाल में बनाएंगे हम लोग, तो और बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला जरा देखिए ध्यान से। दूसरा वाला का नाम है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या नाम है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन ये दूसरे वाले का नाम है। आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर पहले वाले का नाम नहीं बताया आपने। पहला वाला नॉर्मल है, पहला वाला बड़ा सिंपल है, इसका कोई नाम नहीं है, इसमें बस आपको ये चीज समझना था बस, ठीक है ना। लेकिन दूसरा वाला जो है ना हमारा, ये हमारा है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो पहले वाले में
जो हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो प्रोपोर्शन है ना। तो ये पहला टाइप हो गया हमारा, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है वो समझिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था इस वाले में कि A अलग है, B अलग है, C अलग है और D अलग है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या मजेदार चीज है, इसमें ना A:B बराबर B:C होगा। यही चीज आपको इसमें बस समझना है और कुछ नहीं। इसमें देखिए, इसमें ना मान लो कि A जो है कुछ नंबर है 2 हो सकता है, B कुछ नंबर है, कुछ नंबर हो सकता है, C भी अलग नंबर है, ये भी D अलग अलग नंबर है। यानी कि यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या 4 अलग अलग नंबर है? 3 ही नंबर है, जिसमें से B 2 बार रिपीट हुआ है। जैसे A B B C है कि नहीं? तो इसमें कितना नंबर हुआ? एक्चुअल में 3 ही हुआ, क्योंकि ये B तो हमारा 2 बार रिपीट हो गया है ना। तो अब यहां से आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या समझ में आया? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब आपको यह समझ में आ गया कि इसमें 3 ही नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 3 ही नंबर होंगे, जिसमें से दूसरा वाला एक बार और रिपीट हो जाएगा। जैसे दूसरा वाला कौन है हमारा? B रिपीट हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज को और कैसे लिखा जा सकता है? इसी चीज को और लिखा जा सकता है किस प्रकार से? A:B 2 बार B:C, जैसा कि आपने यहां पे लिखा था इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है कि नहीं। अब चूंकि आपने इसको ऐसे लिखा तो ऊपर वाला देखिए क्या था ऊपर में, तो ऊपर वाले को हम लोग A/B लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे बराबर का साइन था, अब यहाँ पे हम लोग इसको B/C लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग, तो A को C से मल्टीप्लाई करो और B को B से मल्टीप्लाई करो, बस हो गया। इतना ही करना था आपको, इसमें कोई समस्या है इसमें? अच्छा, इसको यदि आप ना थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। A इंटू C B इंटू B कितना हो जाएगा? B स्क्वायर, है कि नहीं? तो यही चीज आपको समझना था, मतलब समझ आई है? चलिए, यही चीज आपको जो है ना यहाँ पे बिल्कुल समझना था। अब आपको इसमें ना फर्क बताते हैं क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में और ये सिंपल वाले प्रोपोर्शन में, क्या फर्क है देखिए ध्यान से। हाँ, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए आप, जो कि आपको यहाँ पे नोट करना था। यहाँ पे जो C है ना, C को हम लोग कहते हैं, C is called the third proportion to A and B। ये यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज क्यों लिखवाया है, इसको आप जरा समझिए ध्यान से। बताइए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कितने नंबर हैं आपके पास? 3 नंबर हैं, जिसमें से दूसरा वाला यानी कि B जो है वो रिपीट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में है तो 3 ही नंबर, A B और C 3 नंबर है बस। तो बताइए ये तीसरा वाला क्या है? सबसे लास्ट वाला है C हमारा, तो C इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड क्यों कहा गया इसमें? क्योंकि तीसरे नंबर पे है, और ये तीसरे नंबर पे किसके कंपैरिजन में है? A और B के। यदि A हमारा फर्स्ट नंबर पे है, ये B सेकंड नंबर पे है, तो ये थर्ड नंबर पे है, सिंपल सा बात है ना। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि बताओ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? C। सेकंड प्रोपोर्शन कौन सा है? B। फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन सा है? A। यानी कि ये पहला है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये दूसरा है तो सेकंड प्रोपोर्शन, और C क्या है? तीसरा है तो थर्ड प्रोपोर्शन, सिंपल सा बात। इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज लिखा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। कोई डाउट? जो अभी यहाँ पे हमने लिखा C इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन टू A एंड B, इसमें कोई डाउट है ना? क्योंकि थर्ड नंबर पे ही हमारा यहाँ पे C है और सेकंड नंबर पे B है और A नंबर पे, A किस पे हमारा? फर्स्ट नंबर पे। हो गया, बस बात खत्म। अब इसमें ना थोड़ा सा आपको फर्क बताते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में और इस वाले प्रोपोर्शन में। बस फर्क इतना है कि इसमें हमारा 4 नंबर का बात होगा, लेकिन इसमें हमारा हमेशा 3 ही नंबर का बात होगा। इसमें हमेशा कितने नंबर का बात होगा? 4 नंबर का, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है A B C D और चारों अलग अलग है।
लेकिन इसमें हमारा हमेशा 3 ही नंबर का बात होगा, जिसमें से दूसरा वाला यानी कि बी एक बार और रिपीट हो जाएगा। एक बार यहाँ पे है तो एक बार यहाँ पे भी रहेगा, बस यही चीज आपको समझना था। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारा क्या होता है, 3 ही नंबर होता है, मालूम चल गया, और इसमें हमारा 4 नंबर होता है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना सवाल कैसे सॉल्व करना होता है। अब हमने प्रोपोर्शन समझ तो लिया क्या होता है ना। एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये अलग चीज था, लेकिन प्रोपोर्शन में कोई नंबर है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर। तो हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा वो चारों नंबर किस में है, प्रोपोर्शन में है। चलिए मान लीजिए चलते फिरते आपको कोई पूछ ले कि कोई नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, कैसे बताएंगे? तो क्या क्राइटेरिया उसके लिए है? उसके लिए क्राइटेरिया हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर यदि है तो कह देंगे कि वो चारों का चारों नंबर किस में है, प्रोपोर्शन में है, और यदि बराबर नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है ना। अब सवाल बनाएंगे और आपको ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। देखिए ध्यान से क्या कहा गया इसमें। इसमें कहा गया है सो दैट द नंबर्स 22, 33, 42, 63 आर इन प्रोपोर्शन। यानी कि आपके पास यहाँ पे 4 नंबर है। मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जैसा कि आपने यहाँ पे किया था, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 4 नंबर है। तो बताओ कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? ये चीज हमारे पास है ना, ये चीज है हमारे पास। तो इसको बनाने का तरीका क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ना क्या है, 22 है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 22:33 लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर 42:63 ये भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब यदि इतना लिख सकते हैं तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 22/33 बराबर 42/63 ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना लिख सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा देखिए ये हमारा 22 क्या था, ए, और इससे आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर उसके बाद 33 × 42। अब जरा देखिए तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। यहां पे आपने क्या किया था, a × d किया था, है ना। तो क्या यहां पे भी आप a × d किए हैं? 22 हमारा क्या है, a है, और 63 हमारा क्या है, d है, तो वो आपने यहां पे कर दिया। यानी कि ये आपने क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बताइए, a × d प्रोडक्ट ऑफ क्या कहलाता है, एक्सट्रीम, तो ये आपने यहाँ पे कर दिया। और इसमें देख लीजिए आप b × c, तो 33 हमारा b था, बिल्कुल b था, और ये c नंबर पे हमारा क्या था भाई, 42 है, 42 बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखना ये है कि यदि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे बराबर आ गया तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये चारों का चारों नंबर किसमें है, प्रोपोर्शन में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। कितना है, 22 को मल्टीप्लाई करना है 63 से। चलिए करिए। 6831 कितना आया, 1386 बराबर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, देखते हैं 33 को 42 से। 6831 बिल्कुल 1386। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या दोनों हमारा बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हियर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वेरी गुड, हो गया। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ये चारों का चारों नंबर हमारा किस में है, प्रोपोर्शन में है। क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आ गया। देख लीजिए ये जितना है उतना ही ये है, तो ये चारों का चारों नंबर हमारा किस में है, प्रोपोर्शन में है। बस हो गया, इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। सो दैट द नंबर्स 1 2 3 4, अच्छा इसमें भी 4 है, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। तो सो दैट द नंबर्स 25 36 5 6 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इसमें क्या करना था आपको,
कि ये बताओ कि प्रोपोर्शन में है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ था, सो दैट द नंबर्स 22, 33, 42, 63 आर इन प्रोपोर्शन। आपको इसमें ये करना था कि ये दिखाओ कि ये चारों का चारों नंबर हमारा प्रोपोर्शन में है, लेकिन इसमें ये दिखाना है कि ये चारों का चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? वही तरीका है हमारा, तरीका वही है, क्योंकि इसमें 4 नंबर दिख रहा है, तो 4 नंबर दिख रहा है तो तरीका ये वाला अपनाएंगे। यदि 3 नंबर दिखता तो ये वाला अपनाते, है ना। चलिए, तो इसको बनाने के लिए हम कहाँ पे बना दें, जगह तो नहीं है, अच्छा 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह दिख रहा है हमको, है ना, तो यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर का यहाँ पे। चलिए बताइए जरा ध्यान से, तो यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 25:36 बराबर 5:6 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यदि हमारा इस प्रकार से है तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 25/36 बराबर 5/6 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 25 को 6 से करेंगे और 36 को 5 से करेंगे। चलिए करते हैं, तो 25 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 150 आ जाएगा, वेरी गुड। और 36 को 5 से कर लेते हैं, 180 आ गया। तो बताइए क्या ये दोनों का दोनों, अच्छा यहाँ पे आपने 25 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया है, तो 25 किस क्या है आपका a और 6 क्या है आपका d, तो a इंटू डी जब हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रीम कहलाता है। तो ये हमारा एक्सट्रीम हो गया। और ये हमारा यहाँ पे देखिए 36 और 5 है, तो 36 हमारा क्या था b और 5 क्या था c, है ना। तो जब और b और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहलाता है, मीन। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर आया, नहीं आया। इसका मतलब ये चारों का चारों नंबर हमारा प्रोपोर्शन में नहीं है, सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे हियर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, चलो यहीं पे लिख देते हैं, हियर के बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल, इक्वल टू का साइन कैसे, बराबर तरह इस तरीके से, और नॉट इक्वल टू का ऐसे करके ऐसे काट दो, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बस हो गया, सवाल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। तो सवाल नंबर 1 आपका यहीं पे था, सवाल नंबर 2 जगह ना होने की वजह से यहाँ पे हमने बना दिया है, तो इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम एक बार घेर देते हैं, तो फिर आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाए। बस इतना ही था, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं, देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है, इफ x इज टू 18, अच्छा यहाँ पे ये वाला साइन दे दिया 2 बार, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू। बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू हुआ साइन है ना। तो x इज टू 18 और 5 इज टू 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, इसमें ना, हाँ बिल्कुल सही है, आसान है। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे x इज टू 18 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये वाला साइन दिया हुआ 2 बार इज टू का, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 इज टू 3 लिख सकते हैं। आगे अब जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x/18 बराबर 5/3। इसके बाद क्या करते हैं बताइए जरा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। तो 3 इंटू एक्स, 3x बराबर 5 इंटू 80, 90। आगे x बराबर 90, ये मल्टीप्लाई में हमारा 3 अभी इधर आएगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। x बराबर 30, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। बस इतना ही करना था इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है इसमें,
द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ प्रपोर्शन आर 3, 5 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। अच्छा, इसमें ना 3 टर्म पहले से दे दिया, 3 टर्म पहले से ही दे दिया, आपको चौथा टर्म पूछा जा रहा है, तो क्या चौथा टर्म आपको मालूम है? नहीं, वही तो निकालना है, वही तो पूछा गया, तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, सिंपल सा बात। तो यहां पे हम लोग कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट द फोर्थ टर्म बी एक्स मान लेंगे, सिंपल। अब जरा देखिए ध्यान से, अब हमारे पास, तो हम लोग इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, 3:5 इज इक्वल्स टू 21:, क्या बताइए जल्दी, एक्स। क्यों एक्स किया हमने यहाँ पे? क्योंकि चौथा तो हमारा एक्स ही माने हैं, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 3/5 बराबर 21/x, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 3x बराबर 21 × 5 कितना आएगा? 105। तो x का वैल्यू 105 डिवाइडेड बाई 3, x बराबर कितना आ जाएगा? 35, है ना। ठीक है, तो आ गया हमारा x का वैल्यू 35। कोई डाउट? बात समझ में आई है? चलिए, तो ये हमारा फोर्थ टर्म x का वैल्यू आ गया 35, यानी कि इसमें 4 टर्म हमारा हो गया। अब पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 21 और चौथा 35 हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 5 है, इफ 25, 35 x आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अच्छा, ये बात कर दिया किसका? कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्म का बात कर रहा है ये, है ना, जिसमें 3 ही टर्म होंगे। क्या इसमें 3 टर्म है? 1, 2, 3 ही टर्म है। और इसमें सेकंड वाला यानी कि ये हमारा a हो गया, तो ये b, तो b हमारा क्या हो जाता है, एक बार और रिपीट हो जाता है। तो अब आपको मालूम चल गया कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब। चलिए, तो 1, 2, 3 टर्म है इसमें, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, इसमें कैसे इसको करना है जरा देखिए इसको ध्यान से। इसमें ना 25 है, तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, है कि नहीं। तो 25 क्या लिखेंगे? 35 बराबर क्या लिखेंगे बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए यहां पे ना 3 टर्म है, 25, 35 और x, और ये किसमें है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो बताइए कि यहां पे हमको अब कैसा लिखना चाहिए इसको देख के। a:b हमने लिख दिया, यानी कि 25:35 हमने लिख दिया, बराबर यहां पे है b:c, तो फिर से 35 होगा। वेरी गुड, अब हमारा हो जाएगा 35:x। क्या यही चीज आपको यहां पे दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। ये हमारा 35 जो है बी पोजीशन पे था। हाँ, हर बार सेकंड वाला ही रिपीट करेगा, इसका यही खासियत है ना, यही इसका खूबी है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो यही चीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा था। हो गया, अब तो आसान सवाल है। अब हमारा 25/35 हो जाएगा और 35/x हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब चलिए और आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे कर लीजिए, अब उधर जगह नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो 25x बराबर 35 है ना। चलिए, तो 35 × 35, देखिए जरा ध्यान से। अब x बराबर 35 × 35 डिवाइडेड बाई 25। चलिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काटेंगे इसको। 5 से कितने बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से 35 कितने बार में? 7 बार में। फिर ये 5 एक बार में, और ये 5 से 35 7 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 7 × 7, यानी कि x का वैल्यू 49। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 2, 3 ये तीनों नंबर हमारा किस में है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, जिसमें से पहला टर्म 25, दूसरा टर्म 35 और तीसरा टर्म x यानी कि 49।
तीसरा टर्म 49, बस हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से सवाल जो है आपको बनाना है, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा चलो ठीक है। हाँ एक चीज आपको इसमें याद रखना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, कि जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे पोजीशन पे है। और ये थर्ड प्रोपोर्शन जो है, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पहले पे ए होता है और दूसरे पे बी होता है, तो तीसरे पे सी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको क्या कह देंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको क्या कहेंगे? सेकंड प्रोपोर्शन। और इसको क्या कहेंगे? सी को क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन। सिंपल है ना। चलिए तो ये चीज आपको प्रोपोर्शन में बताना था। प्रोपोर्शन में हम लोग आज 5 सवाल किए हैं। इसमें कुछ और सवाल हमारा है जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगले वाले क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन को भी खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा? याद कीजिए, रेशियो भी हो जाएगा, प्रोपोर्शन भी हो जाएगा। उसके बाद क्या शुरू होगा? नहीं, यूनिटरी मेथड। याद कीजिए, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में भी दो चीज है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, है कि नहीं? याद कीजिए, सबसे पहला वाला क्लास हमने चार्ट बनाया था। उसके बाद यूनिटरी मेथड में दो चीज हो गया आपका, यानी कि सबसे पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें रेशियो खत्म कर चुके, प्रोपोर्शन कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेगा हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में भी दो चीज था, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनवर्स वेरिएशन। फिर यूनिटरी मेथड भी खत्म। उसके बाद शुरू होगा परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। तो बहुत लंबा चैप्टर है ये, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।